जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये पेपर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है। पेपर क्या? पेपर 2022 और 23 का ये फुल सोल्यूशन है। ये आपके सामने ये पेपर रहा प्यारा सा, इसका हम आज क्या देखने वाले? फुल सोल्यूशन देखने वाले। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप केवल 2 साल का पेपर सोल्यूशन केवल आप देख के जाएंगे तो अब भी आप एग्जाम में एकदम से मस्त नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम किसमें देखने वाले हैं? डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन। ठीक है, सुपर क्वेश्चन। इसे आप यदि पूरा सोल्यूशन हम देखेंगे वीडियो के जरिए, यदि आपको इसका नोट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जा रहेगा। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं? पूरा आप पेपर अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। कुछ धनराशियाँ मतलब कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे ये पूरे का देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। आपके व्हाट्सएप पे ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो आज हम इसको पूरा एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। पानी की बॉटल आप लेकर रखिएगा क्योंकि ये पूरा सोल्यूशन देखिए। अब टाइमिंग वगैरह की बात की जाए तो देखिए, ये फार्मास्यूटिकल ये तो कॉपी नंबर रहती है आपके स्कूल जहाँ पर बोर्ड में देले जाते हैं। कोड आपके सामने ये रहा। मैक्सिमम नंबर की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर का होता। कितने नंबर का? 80 नंबर का होता। 3 घंटे के अंदर आपको करना रहेगा। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जरूर से जरूर घड़ी लेकर जाइएगा। ठीक है, यदि एग्जाम के नज़दीक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आप 2 बार देखिएगा, जिससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या रखा है? ऑल पार्ट ऑल कंपलसरी, मतलब इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से सुनिए, कितने पार्ट होते हैं? टोटल 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में जो होता है, ठीक है, पार्ट ए में जो होता है आपका, ठीक है, पार्ट ए में जो होता है, पार्ट ए में जो होता है कितने नंबर? टोटल 6 क्वेश्चन रहता है। टोटल 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 पचे 30 नंबर। कितना? 30 नंबर। इसके बाद आप पार्ट बी में जाइएगा। किसमें आप पार्ट बी में जाइएगा? इसमें पार्ट बी में जाइएगा तो आपका कितना रहेगा? पार्ट बी में जब जाइएगा तो ये भी 11 क्वेश्चन रहेगा। किसी 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन में से किसी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जो 30 नंबर। उसके बाद पार्ट सी रहेगा। ठीक है, पार्ट सी रहेगा टोटल 20 नंबर का। इसमें MCQ भी हो सकता, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता, या 1 वर्ड में आंसर भी हो सकता। ठीक है, इतना था इसके बारे में। और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा के लिए आप बोथ वर्जन, मतलब इसमें देखा जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध है। आप देखिए क्या रखा? यूज ऑफ पेपर मोबाइल नंबर बाय स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। अब प्लीज हम आपसे अनुरोध है, ठीक है, आप 2022 और 23 का रिजल्ट देखे होंगे तो इतने लोग का बैक पेपर लगा है जिन्होंने पूरा कॉपी लीक कराई थी और केवल मोबाइल नंबर ले दिया था। ठीक, अपने सुविधा के लिए बहुत सारे लड़के पैसा डाल देते हैं या मोबाइल नंबर डालते, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया प्लीज प्लीज मत करिएगा। ठीक है, जो आ रहा है उसे कंटेंट आप लिखिए। यदि आप लिखे हैं तो कोई फेल करने का दावा ही नहीं कर सकता, आपको पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना देखने के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट। क्या बताया है? राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट। ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। कम से कम आपको क्या कर देना है? 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं आपके सामने। ठीक है, ठीक, आपकी कॉपी जो रहेगी ऐसे पूरी ब्लैंक रहेगी, मतलब उसमें लाइनिंग वगैरह नहीं लगेगी। तो पार्ट यदि ए आप करना पहले चाह रहे हैं, जो पहले पार्ट आएगा उसी को आप अटेम्प्ट करिएगा। यदि पार्ट ए आ रहा है तो आप ऊपर लिखिएगा पार्ट ए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, जितना रेड पेन से लिखे आपको लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या हेडिंग डालिएगा? यानी आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। स्केच होना चाहिए। पहले हम बता दिए हैं कि कैसे आपको क्या क्या ले जाना, वहाँ से वीडियो दे सकते हैं। आप क्या हेडिंग डालिएगा? यहाँ से लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट डालने के बाद आपको जो भी पता है लिमिट टेस्ट के अंदर आप सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग याद रहना चाहिए तो आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम पहले देखते हैं लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीज बोलेंगे ध्यान से एकदम से सुनिएगा। ठीक, एक डिफिनेशन नहीं तो हम कम से कम 1-2 डिफिनेशन और बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा लिख दीजिएगा। क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट
स्टडी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच में अकर इन सब्सटेंस आर टर्म एज ए लिमिटेड। मतलब कोई आपको कोई सब्सटेंट दे दिया जाए, उसमें कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, एक छोटी सी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो लिखा क्या हो देखिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी सब्सटेंस में जो प्रेजेंट है उसी को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसका अलग सेपरेट वीडियो बना दिया गया सबका। आप यदि डिटेल में चाहेंगे इसे थोड़ा सा हम तेजी से देखेंगे, क्योंकि पूरा सोल्यूशन करेंगे तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, कम से कम। ठीक, तो नेक्स्ट और में नहीं है समझ में आ रहा तो ये लिख दीजिएगा, लिमिट टेस्ट इज डिफाइन एज सेमी क्वांटिटी एंड सेमी क्वांटिटी टेस्ट विच आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ये और ये वर्ड जरूर लिखिएगा। ठीक, आइडेंटिफाई कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच प्रेजेंट इन लाइकली प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस इज आज एनालिसिस। मतलब आपको जो एक सब्सटेंस दिया गया है उसमें आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पे पॉइंट पर आते हैं। जनरली लिमिट टेस्ट आर द कैरी आउट आइडेंटिफाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, कोई आपको दे दिया जाएगा सॉल्यूशन जो दे दिया जाएगा या कोई अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई सब्सटेंट दे दिया जाएगा, उसमें मोस्टली क्या होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, उसे कार्बनिक बोलते हैं। ठीक, इनऑर्गेनिक में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब सारी चीजें प्रेजेंट है तो उसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं। लिमिट टेस्ट आर नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये लिमिट टेस्ट देखा जाए तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि आप सॉल्यूशन ऐसे क्या कर देंगे, गुणा भाग करके मल्टीपल यहाँ करके कोई एक इक्वेशन पे रख के, ऐसा तो होने वाला नहीं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसे बार बार आपको क्या कर देना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा इन लैब में, तभी आपको क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। पहला नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, लिमिट टेस्ट वी आर परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेट सोल्यूशन। यहाँ टेस्ट सोल्यूशन भी सोच सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो आपको दिया जाएगा, आप जो सोल्यूशन करेंगे उसे टेस्ट सोल्यूशन बोलेंगे, उन दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या तुम्हारे पास डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, इसीलिए यानी परफॉर्म किया जाता है। ये तो लिमिट टेस्ट के बारे में था, तो हमने क्या लिमिट टेस्ट के बारे में डिफाइन कर दिया। फिर इंपोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता, कोई जरूरी होगा तभी तो किया जाता है। ठीक, अब बताइए, हम तो नॉर्मल अपने यहाँ जैसे आप चावल बीनते हैं तो उसमें कंकड़ रहता है तो उसे साफ कर देते हैं कि नहीं, तो अब केमिस्ट्री में हम छोटी छोटी भी चीजों को इम्प्योरिटी को हटाएंगे तभी वो केमिकल रिएक्शन कराएंगे। नहीं तो हमें क्या क्या बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, सारी चीजें दवा बना रहे हैं। अब दवा में थोड़ी सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो पेशेंट को पूरा डेथ करा सकती है। इसीलिए क्या हो गया, बहुत जरूरी लिमिट टेस्ट करना। क्या लिखा, फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी। अब देखिए, कोई क्वांटिटी जो दी गई है, अब छोटी सी अमाउंट में वो हार्मफुल हो सकती है कि नहीं, उस हार्मफुल इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, फाइंडिंग आउट द क्वालिटी यानी क्वांटिटी, यहाँ पे यन होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल इम्प्योरिटी। मतलब जो आपका सब्सटेंस दिया गया है, जैसे मान लेते हैं आपको कितना ग्राम दे दिया जाएगा, 1 ग्राम कोई एक सब्सटेंस दे देगा, इसमें कितनी क्वांटिटी में आपके पास क्या इम्प्योरिटी उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उसी को हम इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी का टेस्ट हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं 0.0 और यहाँ से मान लेते हैं कितना, यानी 2 ग्राम, हमारे पास क्या होगा 0.2 ग्राम, मतलब 0.02 ग्राम इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इस इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर, इसीलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ओवरऑल लिमिट टेस्ट आर हेल्प इन द प्योरिटी क्लीनिटी ऑफ सोल्यूशन। लिमिट टेस्ट क्या कर देता है, किसी भी सोल्यूशन को प्योर बना देता और क्लीन बना देता, इसीलिए क्या होता है, लिमिट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, लिमिट टेस्ट आर डिफाइन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मतलब लिमिट टेस्ट बताता है कि किसी भी सोल्यूशन में कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इसीलिए लिमिट टेस्ट किया जाता। तो ये हमने क्या कर दिया, देख लिया। तो पहले आपको लिमिट टेस्ट लिखना, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट लिखना। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लिमिट टेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो लिमिट टेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो लिखा हो क्या, तो स्पेसिसिटी ऑफ टेस्ट की स्पेसिसिटी, मतलब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं स्पेशल टेस्ट करने पर ही
वो परफॉर्म करेंगे, इम्प्योरिटी को बता पाएंगे, नहीं तो आप बता नहीं पाएंगे। जैसे अब किसी को डिजीज हुआ है तो बहुत सारी ऐसी बीमारी रहती है कि स्पेशल कोई बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड हो गया तो सोलमोनेला टाइफी कर रहा, तो वो उसकी एक सटीक मेडिसिन आती है, उसी को मारेगा, और सब मेडिसिन खिलाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्पेशल टेस्ट होता है हर एक इम्प्योरिटी की आइडेंटिफाई करने के लिए, लिखा टेस्ट शुड बी स्पेसिफिक फॉर इम्प्योरिटी। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी एक एग्जाम्पल है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HPLC बोलते हैं, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, GC बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, मतलब हर एक इम्प्योरिटी के लिए एक स्पेशल तरह की लिमिट टेस्ट होती है, उसे आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके सब्सटेंस दे उसे टेम्परेचर अगल बगल यदि तुम्हारा हल्का सा चेंज हुआ तो खराब हो जाएगा कि नहीं, तो वो चीजें बता रही है सेंसिटिव। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि अगल बगल के इन्वायरमेंट से भी सेंस कर लेते हैं, जैसे ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कुछ रिएक्शन मान लेते 5 मिनट में हो रहा, ठीक 5 मिनट इम्प्योरिटी क्या यदि मिल गई है तो उसे क्या करेगी, 2 घंटा करा सकती है कि नहीं, घटा सकती है, तो वो भी क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन पे भी इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर भी क्या कर देता है, लिमिट टेस्ट को इफेक्ट करता है। ठीक, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो कि ऐसा रिएक्शन जब नीचे प्रेसिपिटेट बैठ जाता है उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये रिएक्शन हो सकता है। गिवन रिएजेंट, आप रिएजेंट जो आपको रिएजेंट दिया गया उसमें भी कोई इंप्योरिटी हो सकती है, इसीलिए क्या होता है, ये सब फैक्टर क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं आपके लिमिट टेस्ट को। तो हमने शॉर्ट में क्या देखा, देखो इसे शॉर्ट में याद रखेगा, सी, यस से स्पेसिफिक, यस से सेंसिटिव और सी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ पर्सन फैक्टर हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, काम हो जाएगा। बाय प्रॉपर टाइम टेकन इन केयर पर्सनल एरर कैन बी एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब आप यदि पर्सनल फैक्टर से हम किसी इम्प्योरिटी को कंट्रोल कर, जैसे मान लेते हैं आप ले रहे हैं तो आप केयरफुल्ली लीजिए, ठीक, उसमें एयर की मात्रा न जाए, कोई और चीज मिले ना। जैसे मान लेते हैं आप नस्लस सिलेंडर ले रहे हैं, लिमिट टेस्ट के लिए नस्लस सिलेंडर अब ले रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी लगे, उसे क्लीन कर दीजिए, वो सब आप पर्सनल फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतना था किसके बारे में, लिमिट टेस्ट। यदि लिमिट टेस्ट आएगा तो उनके बारे में लिखिएगा, फिर इंपॉर्टेंट, फिर फैक्टर, फिर टाइप में तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हो जाएगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो जाएगा, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हो जाएगा, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल हो जाएगा, और आयरन वगैरह बहुत सारा चीज आप लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या लिखा है, लिखा है राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से किसी 5 का, ये याद रखिएगा, किसी 5 का आपको क्या कर देना, ब्रांड नेम लिखना, किसी भी 5 का आपको ब्रांड नेम लिखना। तो चलिए हम ब्रांड नेम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए लिखा क्या होगा, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एनी 5, मतलब इसमें से क्या क्या दे रखा, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा, 5 दे रखा, 6 में से किसी 5 का आपको क्या करना, ब्रांड नेम लिखना। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा उसे लिखिए, आप यदि मेडिकल स्टोर पे रहते हैं, आप इन सब में किसी का ब्रांड नेम पता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। हमेशा ही डिफिकल्ट नहीं पूछा, लिमिट थोड़ा सा लेंदी था, देखो इतना लिखे 5 नंबर बन गया कि नहीं। तो ये लिखा फुरसेनामाइड, क्या होगा, फुरसेनामाइड का क्या होता है, लैसिक, जो सबसे फेमस मेडिसिन है, ठीक। और फेरिसिस भी 40 mg के रूप में आता है, ये भी फेमस है। पैरासीटामॉल को तो बताओ कोई नहीं लिख पाएगा, ऐसा तो कोई बंदा नहीं क्योंकि जो पैरासीटामॉल का ब्रांड नेम न लिख पाए। यहाँ सामने कालपाल हो गया, डोलो हो गया, पेल्सिन हो गया, बहुत सारी चीजें आती, 500 mg, 600 mg, 250 mg, बहुत, ठीक। ये हो गया। आइबुजेसिक आता है, आइबुजेसिक प्लस में क्या होता है, ठीक, यानी आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल होता है, तो वो सारी चीजें आप बहुत सारा लिख सकते हैं। सल्बूटामॉल में क्या होता है, एसेको एयर आता है। अस्थालिन सबसे फेमस है आपकी सल्बूटामॉल के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारा सिरप वगैरह तो यहाँ पे आप छाप सकते हैं, हम केवल एक 2 लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कोट्रामाजोल में आता है, सेप्ट्रान डी आता है, ट्रेमाजोल डीएस आता है, ठीक है। ये सेप्ट्रान डीएस, ये तुम्हारे पास क्या होता है, 2, हमने इसे ब्रांड नेम लिख दिया। डाइजापाम में आता है, क्या होगा, वैलिन आता है, डाइजिन के डाइजिन नहीं, डाइज आता है, डाइज के नाम से आता है, डाइजिन दूसरा हो जाएगा, वो पेट के लिए, डाइजापाम होता है, ठीक है, ठीक। ये तुम्हारे पास मेडिसिन हो गई। और क्या लिखा, क्लोरामेफेनिऑल हो गया, इसमें क्या होगा, पैराक्जीन हो गया, क्लोरोवेल हो गया, थेरावीन हो गया, इसका एग्जाम्पल है। मतलब ये सब ब्रांड नेम है, ठीक। ये वर्ड नेम तुम्हारे पास यानी
दवा का नाम है, ठीक है, और इसका तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्रांड नेम ये सामने दे रखा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पूरा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है, कह दिया तीसरा नंबर में कह रखा राइट ओनली वन यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 4 5, अब इनका केवल एक यूज बताना, कितना, एक यूज बताना है, उसके बाद काम बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां दे रखा है, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, कह रखा राइट ओनली वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये याद अंडरलाइन करिएगा, ये अंडरलाइन उसमें 5 वाला अंडरलाइन करिएगा। ऐसे देखिए कि क्या चीज पूछ रहा, उसी को सटीक बनाइए, सटीक तरीके से लिख दीजिए। घुमाने फिराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोफेसर रहते हैं, घुमाएं कितना घुमा पाएंगे, वो सब तुरंत कॉपी देखकर स्कैन हो जाती है। ठीक, तो सटीक लिख के हटिए। वन यूज किया तो हमने 2 यूज लिख दिया, आप एग्जाम में 1 का यूज लिखिए, कोई टेंशन नहीं। तो पहले इसमें क्या दे रखा है, इसमें पहला दे रखा किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का दे रखा है, दूसरा दे रखा सोडियम फ्लोराइड का दे रखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दे रखा, कार्बन डाइऑक्साइड का, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का। तो हम क्या कर देते हैं, 2 2 3 3 यूज बता देते, एग्जाम में आएगा तो आप 1 1 यूज लिखिएगा। या मान लेते तुमसे कह दिया जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज लिखिए, तो आपको 3 नंबर में देगा, तो वहां से आप पूरा छाप सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले यूज ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो ये क्या कर दिया जाता है, ये देखा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब किसी को अल्सर हुआ पेट के अंदर उसके लिए, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसके लिए, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, हाइपर रिएक्टिविटी है, मतलब हाइपर एसिडिटी है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। यूज एज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो हमारे पीएच लेवल को यदि हाई हो गए तो मेंटेन करता है, उसे एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड में हमने 2 यूज लिख दिया। एक ही यूज पूछा, आप ध्यान से सुनिए, एक ही यूज, तो एक ही यूज आप लिखिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, उसी में बी यानी पार्ट तीसरा का बी, यूज ऑफ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का यूज कर, देखो फ्लोराइड वर्ड कहीं आए तो समझो दांत को क्लीन करने के लिए होता है। तो सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, टू प्रिवेंट इट यूज टू प्रिवेंट टूथ डीके एंड कैविटी, मतलब जो दांत सड़ता है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। दूसरा क्या लिख दिया, इट इज आल्सो यूज फ्लोरिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारी ड्रिंकिंग वाटर आती है जो फ्लोरे, उसमें सोडियम फ्लोराइड ऐड कर दिया जाता है, उसके लिए हमारे लिए क्या होती है, जिसके मुंह से स्मेल आती है ना, और जैसे एसिडिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक, मुंह से स्मेल में ज्यादा यूज किया जाता है ऊपर से। ठीक, इट वर्क बाई मेकिंग योर टीथ स्ट्रॉन्गर, मतलब ये क्या कर देता है, सोडियम फ्लोराइड हमारे दांत को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, एकदम से हड्डी खा जाएंगे, मतलब वो पाथर होता तो चबा जाएंगे, कोई टेंशन, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे ऐड वर्ड नहीं आता है खतरनाक टाइप में। ठीक, अब क्या लिखा, यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देखे होंगे गाँव में आते, कान साफ करने वाला एक लिक्विड डालते हैं, साफ कर देते हैं, वो हो गया। घाव को धुलने के लिए जब उस पर डाला जाता है घाव पे, तो गांजा बना लेता, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका फार्मूले की बात की जाए तो H2O2 इसका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो लिख देंगे, पॉइंट बन जाएगा। ठीक, इट इज यूज टू एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। यदि देखा जाए कोरोना काल में लोग क्या कर रहे थे, बाल्टी में एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के और पानी भर के एक बाल्टी में आराम से नहा लेते थे, मतलब ऊपर जो तुम्हारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रिवेंट करना, जिसे मान लेते क्या होगा, देखो डिस्ट्रॉय, उसे कर रखा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा ये। और क्या कर देता, हमारे ईयर से वी वैक्स को, मतलब वी वैक्स नहीं, वैक्स को रिमूव करने के लिए हम कान के एरिया में, ईयर के एरिया में इसे डालते हैं, वहां पर से हम साफ कर देते हैं। मगर ये डालना नहीं चाहिए कान में, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है भाई। ठीक, अब देखो एंटीबैक्टीरियल की तरह यूज किया जाता है, मतलब एक घाव को धुलने के लिए यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा तो तुम्हारे पास क्या दे रखा, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर जी कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ यूज होना, ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस में बता देना, अपने केस में बताना, क्योंकि तुम डी फार्मा कर रहे हो, प्लांट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो लिखा यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन O2, मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स किया जाता है जब किसी पर्सन को कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक, जब कोयला जलता तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है। यदि ठंडी के सीजन में अंगीठी जला के अब कमरे में नहीं सोना चाहिए, यदि सोएंगे ना तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मीठी गैस होती है, आप सूंघते सूंघते ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो मतलब किसी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड O2 मिक्स करके सिलेंडर में डाल के उसे यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क के जरिए उसे दे दिया जाता है। ह्यूमन नीड कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट रिस्पायरेशन। अब देखिए हमारे अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर की तरफ आता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करता है, हमारे रिस्पायरेशन को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है,
और नेक्स्ट में क्या लिखा है, यूज ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या हो जाएगा, हिमेटेनिक्स, एक चैप्टर आपको उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इट इज यूज एज द हिमेटेनिक एजेंट। हिमेटेनिक एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो हमारे आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम हिमेटेनिक एजेंट बोलते हैं। ठीक, आयरन की कमी में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा, आल्सो ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखो एनीमिया के ट्रीट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको बता देना। तो ये कितने नंबर का था, टोटल 5 नंबर का था, हमने 5 नंबर बता दिया, काम खत्म। इसमें क्या तुमसे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, राइट ए नोट ऑन द डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारे 5 नंबर का है। तो हम क्या कर देते हैं, यहां से आपको बता देते हैं 5 नंबर का क्या रखा, राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, दांत के लिए यूज किया जाता है, चाहे सफाई के लिए यूज किया जाए, चाहे ब्रश जो होता है टूथ ब्रश, वो भी डेंटल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो सब दांत के लिए यूज में किया जाता है, डेंटल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखा, डेंटल प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट डिके ऑफ टीथ, मतलब दांत को सड़ने के लिए, दांत को क्लीनिंग करने के लिए, मेंटेनिंग द टीथ, टीथ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इतना सटीक लिख देंगे, काम खत्म। ठीक, डेंटल, देखो डेंटल डिके एंड अदर डेंटल प्रॉब्लम मेनली यूज बाय द पुअर ओरल हाइजीन। अब हमारे अंदर क्या होता है, डेंटल डीके कैसे होता है, डेंटल प्रॉब्लम कैसे होते हैं, जब आप पुअर हाइजीन करेंगे। अब जब ब्रश नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे 10 बजे और घूमेंगे, ब्रश वरस नहीं करेंगे, चाय वो पीट लेंगे, ठीक है, तो उससे हो जाएगी, देखेंगे मुंह से स्मेल आने लगती है। ब्रश प्रॉपर अमाउंट में नहीं करेंगे तो सारी चीजें हो सकती है, यानी पुअर ओरल हाइजीन रहेगी तो खराब हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, दांत का केयर करिए तो बुढ़ौती चना उना नहीं खा पाएंगे भाई। ठीक है, ये हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड टू डेंटल प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनुसार देखा जाए तो डेंटल प्रोडक्ट को इतने में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले क्लीनिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो दांत को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। डेंट्रीफायर क्या, दंतमंजन सुने है कि नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी एंटी कैरी कैविटी, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, तभी दांत में कैविटी बन जाती है। अरे खोड़ा समझते हो, नहीं खोड़ा कहते हैं, दांतवा खोड़ा हो गया। ठीक है, तो यही होता है। यानी सीमेंट एंड पिलर, मान लेते हैं तुम्हारा क्या दांत पूरा उखाड़ना, तो उसमें कोई नया दांत लगाना तो सीमेंट के जरिए चिपकाया जाता है कि नहीं, सीमेंटी और पिलर होता है। ठीक, इसे यूज किया। ओरल एंटीसेप्टिक, बहुत सारे ओरल एंटीसेप्टिक आते हैं जो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इन्फेक्शन हो गया मुंह में, अभी देखो बीटाडिन गार्गल आता है, बीटाडिन गार्गल आता है, उसमें पानी में डाल के आपको क्या गलाला कलर आता और करके ऐसे थूकते हैं ना, तो वो सारी चीजें। ठीक, ओरल एंटीसेप्टिक। और क्या होगा, पॉलिशिंग एजेंट, मतलब आपका दांत मान लेते ब्लैक कलर हो गया तो पॉलिश करवा सकते हैं, जैसे मेकअप करवाते हैं ना, तो उसी तरह से कितना बढ़िया बढ़िया एजेंट आ गया जी। पॉलिशिंग एजेंट मतलब दांत को आप पॉलिश करवा सकते हैं, जूते को पॉलिश, दांतों को पॉलिश करवाओ बाबू। ठीक, ये होगा। अब इसी का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने क्या होगा, डेंटल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, जो जो उसका पढ़े है क्लीनिंग एजेंट, उसका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लीनिंग एजेंट में क्या क्या, क्लीनिंग एजेंट, डेंट्रीफायर, एंटी कैरी यानी एंटी कैरी और डेंटल क्लीनर और माउथ वॉश, इतने सारे चीजें डेंटल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। यदि आप और चाहेंगे तो ये लगभग 1.5 पेज भर जाएगा, यदि और चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 5 नंबर का अपने अनुसार 50 पेज लिख दीजिए, कोई टेंशन। देखिए कितने लोग कहते हैं पेज सर जी भर के आएंगे तो पास हो जाएंगे कि नहीं, पेज नहीं भरना, कंटेंट लिखिए भाई, कंटेंट जो मेन कंटेंट उसे लिख के चले, ये काम खत्म। ठीक है, जब हम डी फार्मा कर रहे थे तो कितना भरते थे, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आधा पेज में भर के चले आते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम 1.5 नंबर, बस उतना ही है, कंटेंट लिख के चले आना, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसा है कि नहीं पूरा 3 पेज, मतलब 5 नंबर का तो 2.5-3 पेज भरे, अरे कंटेंट लिखिए, खत्म काम। ठीक है, तो ये क्लीनिंग एजेंट, डेंट्रीफायर, एंटी कैरी यानी एंटी कैरी हो जाएगी। ठीक है, और डेंटल क्लीनर और माउथ वॉश हो जाएगा। इन क्लीनर में क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट जितने आते हैं उसके अंदर, टूथ पाउडर आते हैं उसके अंदर। अब इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारे पास क्लीनिंग एजेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और डेंट्रीफायर में क्या होता है, मेडिकेटेड, बहुत सारी दवाइयां आती जो जैसे जिंक सल्फेट का नाम सुने होंगे, जिंक क्लोराइड का नाम सुने होंगे। ठीक है, जिंक क्लोराइड सुने होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट सुने होंगे, ये सारी चीजें आती है। ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, डेंट्रीफायर का एग्जाम्पल है। आपसे पूछ सकता है क्लीनिंग एजेंट में कोई 2 एग्जाम्पल बताओ तो ये बता देना, सोडियम फ्लोराइड पड़े वो छाप दो। ठीक, एंटी कैरी में क्या होता है, कैरी और टीथ डीके, मतलब क्या कर देता है, ऐसी मेडिसिन जो हमारे दांत को सड़ाने से बचाती है। उसमें टॉपिकल भी हो सकता है, सिस्टमिक हो सकता है। टॉपिकल में मतलब ऊपर तुम लगा दो, सिस्टमेटिक मतलब इंजेक्शन में भर के मसूड़ों के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, वो जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तब उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, डेंटल क्लीनर में टीथ यानी क्लीन टीथ किया जाता है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बैक्टीरियो
इंसेक्टिसाइडल होना चाहिए, फंगोसाइडल होना चाहिए, डेंटल क्लीनर ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नॉन टॉक्सिक मतलब ऐसा नहीं कुछ खा लिए तो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। माउथ वॉश मतलब क्या, मुंह को धुलने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे माउथ वॉश कहते हैं। क्लीन माउथ एक्वस, ये क्या होता है, क्लीन माउथ भी आ सकता है, एक्वस के रूप में आता है, मोस्टली एक्वस मतलब पानी के रूप में आता है। जैसे कोलगेट आता है, ठीक, उससे मुंह धुलते हैं। अब देखो कोलगेट देखा जाए तो लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। अब देखिए चारकोल के फॉर्म में आता है, उसमें कहते हैं चारकोल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें आती है। यानी कि लिस्टेरिन का नाम सुने होंगे, जो लिक्विड में आता है। जैसे तुम्हारे पास ये पानी नहीं होता जो स्प्रिट, उसी तरह से होता है, उसे गलाला करेंगे वो अलग अलग फ्लेवर में उपलब्ध रहता है। तो इतना था तुम्हारे डेंटल के बारे में, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में इतना आपको लिख देना है, ठीक। याद रहे हम पेन रेड कर रहे हैं तो आप रेड मत यूज करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th नंबर सर जी क्या पूछा है, क्या रखा है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1 2 3 दिया, किसी 2 का आपको केमिकल स्ट्रक्चर बना देना, काम खत्म हो जाएगा। किसी 2 का केमिकल स्ट्रक्चर बना देना, काम खत्म हो जाएगा। तो हम तीनों का बता देते हैं, आप यदि 2 रहेगा जो आसान रहेगा वो आप वहां लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का तुमसे स्ट्रक्चर पूछा, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये होता है। बेंजीन के ऊपर क्या लिख देना, ये ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देना। और इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसे एसिटॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। 1 2 पे एसिटॉक्सी है तो 2 पे हमने एसिटॉक्सी लिख दिया, देखो एसिटॉक्सिल हो गया। और इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक, तो यहाँ बेंजीन बोलते हैं, तो ओइक एसिड, देखो बेंजीन लगा दिए। और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ओइक एसिड, ओइक एसिड लगा दिए। तो पूरा नाम क्या हो गया, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हम केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यदि यूपीएससी नाम आएगा तब लिखिएगा, नहीं तो ज़्यादा झंझट फाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कहे उसे पूछिए। किसी 2 का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम स्ट्रक्चर बना के हट जाओ, ऐसा नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 3 4 5 घंटा है। 3 घंटा होता कि नहीं, 10 घंटा तुम्हारे पास है। जो आए उसी को, जो पूछे सटीक बना के हटो, ठीक है। ये हम बना दिए, लग बाई चांस कह देगा स्प्रिन का स्ट्रक्चर के साथ साथ आईपीएससी नाम लिखे तो आईपीएससी नाम लिख दीजिएगा, ठीक, सहूलियत के नाते बना दिए। स्ट्रक्चर अब क्या हो जाएगा, सल्फा एसिटामाइड, सल्फा एसिटामाइड का ये तुम्हारे पास दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा, हमने देखो स्ट्रक्चर बना दिया। एक बेंजीन ग्रुप बनाना, यहाँ पर क्या लिखना, एक अमीनो ग्रुप जोड़ देना, ठीक। और ये तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सल्फोना। और ये तुम्हारे पास एसिटामाइड है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या हो गया, देखिए 4 पे एक अमीनो ग्रुप, तो यानी N 4 अमीनो फिनाइल, इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। और इन पूरा को हम क्या बोल देते हैं, सल्फोनिली एसिटामाइड बोल देंगे। ये काम आपका बन जाएगा। अब हम सी पे चलते हैं। 2 का पूछा तो हम तीनों का स्ट्रक्चर बना दिखा देते हैं आप, ठीक। तो यहाँ तीसरा क्या दे रखा, डोपामीन, डोपामीन का स्ट्रक्चर दे रखा सामने आपके यहाँ से। अब ऐसा यदि कहीं लगा है तो समझिए हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दे तो आप 20 को वहाँ पर छोड़ के आइए, ठीक। आप हाइड्रोजन बना दीजिएगा, आप इतने समझदार हो गए भाई, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसका पूछा तो देखिए क्या कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्या लिखा है, यानी इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, ये बेंजीन ग्रुप, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप हो गया। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर से छाप दिया गया, ठीक, ये हो गया। तो लिखा है 4,2 अमीनो इथाइल, या 2 पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पे 1 2, यानी यहाँ से करेंगे तो ठीक, चाहे इधर से करो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर अमीनो लिख दिया, ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 2 पे एक अमीनो ग्रुप, 2 पे एक अमीनो ग्रुप, मेथ एथ इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इसे बेंजीन, तो बेंजीन हो गया। यहाँ पर क्या, अब इस पे करेंगे 1,2, तो यानी 1 और 2 पे, 1 पे क्या लिखा है, 1 पे एक ऑल ग्रुप, 2 पे एक ऑल ग्रुप, तो 1,2 डाई ऑल हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, काम खत्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा सर जी, इसे बता दीजिए। यहां पर तुमसे पूछ दिया है, देखिए यहां से तुमसे पूछ दिया है, राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। इसे आप स्टार लगाइए, जितना भी स्टार लगाए उतना कम नहीं है, ये हर साल पूछे जाने में से एक है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी 5 नंबर का है सर जी, इसे पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए आपके रुक करते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। तो देखिए क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का है। अभी पार्ट ए मतलब 5 नंबर का हम अभी देख रहे हैं। राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ये सामने आपके पास है नॉन, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID। ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका देखो, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉन N हो जाएगा, स्टेरॉयडल यस हो जाएगा, एंटी ए हो जाएगा, आई से इन्फ्लेमेटरी, डी से ड्रग्स हो जाएगा। नॉन स्टेरॉयडल एंटी
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो जाएगा। ठीक है, इसे लेके अब पहले यहाँ देख लेते क्या क्या चीज होता है। सुनिए, लिखा दो सब्सटेंस या दो ड्रग्स विच आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, समझते हो कि नहीं, सूजन को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए, दर्द, इसे दर्द लिख देते हैं, दर्द को कम करने के लिए, फीवर मतलब क्या हो जाएगा, बुखार को कम करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कुछ समझे, ऐसी दवा जो सूजन को कम करे, दर्द को कम करे और मॉडरेट फीवर को, मतलब कम अमाउंट में यदि फीवर है तो उसे भी यदि ट्रीटमेंट करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत ये आती है। बस इतना लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन सर जी क्या होता है, अभी आपको बता देते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, ऐसा कंडीशन जो छोटे से एरिया में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता और पेन होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। अब वो घाव जरिए हो सकता है, कहीं मैच खेलने कहीं बरियारे मार हो गया, ठीक है, मुंह तोड़ दिए, स्टैम्प से पीठ पाट दिए, ठीक, पिछवाड़ा एकदम से सूजा दिए, तो सूजना इन्फ्लामेशन कहलाता। कुछ समझे, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज यूज टू हाई रिस्क ऑफ पीपुल, यानी देखो रिस्क पीपुल, एस्पिरिन इज यूज टू रिड्यूस द ब्लड क्लॉटिंग। कभी कभी क्या होता है, अब देखिए याद रखना, सूजन हो गया, दर्द की दवा, बुखार की दवा प्रॉपर अमाउंट में आप लेते नहीं चले जाए कि कभी मन करा उठा के ले लिया, कुछ हमारी बॉडी खुद एक्युमुलेट कर जाएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा लेंगे तो अब क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत हो जाएगी, यानी हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी तुम्हारी आदमी मर जाएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स मत लीजिए। ठीक है, कुछ दवा आप ले सकते हैं, जैसे आप दवा बुखार यदि रात में हुआ तो एक पैरासीटामॉल ले लीजिए, ठीक, और कोई यदि आपके पास जैसे जीरोडल्पी या साइक्लोफेनेक है, पैरासीटामॉल, तो इसे आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, आइबू पैरा ले सकते हैं, ठीक है, या निमोसलाइड पैरा ले सकते हैं। एक कंडीशन में, नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक खाइबा करते, नहीं, मतलब आज खाएं, नहीं सही हुआ कल किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए, बस खत्म। ठीक, ये हो गया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या लिखा है, साइड इफेक्ट ऑफ NSAID, इसमें क्या हो सकता है, क्या यानी प्रॉब्लम हो सकती है नोजिया में, डायरिया हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डिक्रीज एपेटाइटिस, भूख की कमी तुम्हारी पर, कभी कभी पेप्टाइटिक अल्सर भी हो जाता है यदि ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं तो। सीरियर इफेक्ट में किडनी फेल हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, यदि लेते रहेंगे तो। अब इसी का हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने ये तुम्हारे पास क्या हो गया, क्लासिफिकेशन दे रखा। ठीक है, याद रखिएगा क्लासिफिकेशन, आपको ये लॉन्ग में पूछा तो क्लासिफिकेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग में देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसका है, NSAID है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन, तो इसमें सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, प्रीफेरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ एंड पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के जरिए ये तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन है। ठीक, इसमें याद रखिएगा नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में सेफ यानी सेफेप हो जाएगा, यस से सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, जिसका यहाँ पर एक सटीक सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देंगे, काम खत्म। ए से क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसे कीटोलैक इंडोमेथासिन होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे क्या होगा, फेनामिक एसिड डेरिवेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेनामिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये ड्रग्स ये दे जाएगी, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें क्या हो जाएगा, प्रोक्सिकैन हो जाएगा, टेनोजिकैम हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें आइबुप्रोफेन यानी आइबुप्रोफेन हो जाएगा। ठीक है, और नेप्रोजेन हो जाएगा, इसका तुम्हारे पास ये होगा। इस शॉर्ट में याद रखिए, इससे शॉर्ट में याद रखेंगे, इससे और यहाँ से नीचे दे सकते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, किस ड्रग्स का नाम, नेम याद रखें, NAME, यन से क्या हो जाएगा, निमोसलाइड हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एसाइक्लोफेनेक हो जाएगा, यम से क्या हो जाएगा, मेलोक्सिकैम हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, इटोडोल हो जाएगा। बस सटीक याद करिए, अपने मर्जी से कुछ भी ट्रिक गाली बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपको याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये वर्ड आपको इसमें लगाना ही लगाना है, COXIB याद रख लिए। ये क्या होगा, सेलोकोक्सिब, यानी रेफेकोक्सिब, वेल्डाकोक्सिब, बस खत्म, ऐसे याद रखिए। अब इसमें क्या होता है, एनाल्जेसिक, मतलब जब बुखार चढ़ता है उसे एनाल्जेसिक। अब एंटीपायरेटिक मतलब ऐसी दवा जो फीवर को कम करती है, टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, उसे हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। अब इसमें पैरासीटामॉल खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं, नेफोपाम खा सकते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन था, बस खत्म, ऐसे लिख देंगे, काम खत्म। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
अब कुछ एग्जाम्पल दे रखा है यानी नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एस्पिरिन दे रखा, डाइक्लोफेनेक, एबुपैरा और पैरासीटामॉल, ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट सर जी क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा तेजी में चल रहे हैं, याद रखिए, कम से कम आप स्लो मोशन में या आपके उपलब्ध रहेगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट करते चलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, नहीं तो आप नोट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर डिस्क्रिप्शन में वहाँ से दिया गया। अब क्या लिखा है, राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से 3 दिया है, किसी 2 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन बताना पड़ेगा। मतलब जैसे दवा नहीं होती कि इसे ड्राई एंड कूल प्लेस में रखा जाता है, तो वही आपको स्टोरेज करना है। कैसे, तो यहाँ पर इंसुलिन का देखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखना और ऑक्सीजन का देखना। तो चलिए हम तीनों का कोई देख लग सकते हैं, ऑक्सीजन को तो कर सकते हैं सिलेंडर में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे अब बता देते हैं आंसर इसका, ठीक है। तो ये हमने 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा, राइट द स्टोरेज कंडीशन एनी टू, किसी 2 का हमें करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं और उन्हीं को लिखेंगे जो रिक्वायरमेंट रहे। किसी 2 का आपको स्टोरेज कंडीशन बता देना, काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला तुमने हमसे दे रखा है स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऐसे हेडिंग डाल देंगे तो फाड़ देंगे आप भाई। यहाँ लिखिएगा आंसर 7, ये 7 जो रेड कलर से लिखा उसे क्वेश्चन मत लिखिएगा, मत लिखिएगा। 7 नंबर यानी आंसर 7 ऐसे लिखिएगा, देखिए आंसर 7 ये लिखिए, ए नंबर डाल के ये हेडिंग डाल के जो आपको पता छाप दीजिए। देखिए आप यदि हेडिंग वोडिंग बढ़िया बना के लिख देंगे, अंदर थोड़ा बहुत खराब रहेगा तभी कहेगा टीचर चलो जाने दो, बढ़िया लिखा यार, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सबसे पहले किस में रखा जाता है, सिलेंडर में रखा जाता है, वो भी मेटल का सिलेंडर होना चाहिए, ठीक। ऑक्सीजन इज स्टोरेज एंड सप्लाई इन मेटेलिक सिलेंडर अंडर प्रेशर विथ द प्रेशर गैस है। मतलब क्या होता है, ऐसा कि नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर रहे, ठीक है, अंडर प्रेशर रखना, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर प्रेशर है। अब बताओ बाहर से भी प्रेशर तुम लगाओगे तो फूटने का चांस ज्यादा रहेगा। और किसका होना चाहिए, मेटेलिक का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, ठीक है। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड फायर कामा मॉइस्चर, मतलब किन किन चीजों से आपको दूर रखना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट से दूर रखना है, फायर से दूर रखना, फायर मतलब आग से, मॉइस्चर से भी आपको दूर रखना, क्योंकि मान लेते आग यदि ले जाएंगे, सनलाइट यदि बहुत दूर तक रखे रहेंगे, ठीक, तो सनलाइट से रिएक्ट करके वो क्या कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो सकता है, ठीक। अब स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे किसकी स्टोरेज करना, रूम टेम्परेचर पे, नहीं कहीं कि आप भट्ठी उट्ठी वहाँ बगल में रहता, ऐसा नहीं। हॉस्पिटल में देखेंगे तो आप एक कमरा होता है जो सारी इक्विपमेंट रखी जाती, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोरेज रखना। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, हाँ ये याद रखिएगा, आपको स्टोरेज करना कि वेल क्लोज कंटेनर में, मतलब ऐसा क्लोज कंटेनर होना चाहिए जहां पर लीक की मात्रा कम से कम हो या ना के बराबर हो, क्यों कम से कम ना के बराबर हो, क्योंकि लीकेज करेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी वेल क्लोज कंटेनर में आपका बंद होना चाहिए। ये था पहला। बी में क्या दे रखा, स्टोरेज कंडीशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम देख लेते हैं, इसका फार्मूला H2O2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोस्टली क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता, ठीक। इट शुड बी स्टोर इन लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, ऐसे रखना है कि मतलब जहां पर लाइट है रेसिस्टेंट, मतलब लाइट ना के बराबर उसमें जाए, ये होना चाहिए। क्लोज स्टॉपर मेड अप ऑफ प्लास्टिक या ग्लास रेसिस्टेंट टू ऑफ द O2 यानी H2O2, मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपके ये हमारे पास एक डिब्बा है, किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, प्लास्टिक में रखा जाता है मोस्टली। अब इसका जो क्लोजर मतलब ढक्कन जो होना चाहिए वो प्लास्टिक का होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए, मतलब उसमें हवा ना के बराबर, हवा जइबा न करे, ना क्या होता है जी, जइबा न करे कब वो, ठीक है, यानी ये हो गया। इट इज केप्ट इन डार्क रूम में रखना है, मतलब डार्क रूम में रखना है और ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखना, नहीं करेगा ड्राई एंड कूल प्लेस, इस जगह आपको रखेंगे तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। और क्या लिखा, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना, ठीक है, ये भी रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना। इसी तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, पूरा पार्ट ए का यहां से लेके 7 नंबर तक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देख लिया। अब पलटेंगे तो यहाँ पर चले आएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहता है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ठीक। यहाँ देखेंगे 11 क्वेश्चन रहता, किसी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता। पहले आप क्वेश्चन को देखिए कौन कौन हमें आ रहा, उसी को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। यदि पेंसिल ले तो जो अटेम्प्ट करते उसमें टिक मारते चले जाइए कि हम ये अटेम्प्ट कर चुके, ठीक है, कि नहीं ये कई क्वेश्चन 2-2 बार लिख दिए 2-2 पेज पे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अभी यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन इसे पूछा है, आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ठीक है,
यानी क्वेश्चन का आंसर ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सबका इक्वल मार्क। पहला दे रखा डिफाइन डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक क्या होता है, गिव सुटेबल एग्जांपल। एक्चुअल में डाईयूरेटिक्स होता क्या है और एक कोई सुटेबल आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा। ठीक, तो डाईयूरेटिक्स क्या होता है, ऐसी ड्रग्स होती जो हमारे पेशाब, यदि कोई पर्सन कम कर रहा तो पेशाब को क्या कर दे, तेज कर दे, वो बार बार पेशाब जाएगा। ठीक है, तो उसे डाईयूरेटिक बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये पार्ट बी, देखो जैसे ही स्टार्ट हुआ पार्ट बी आप हेडिंग डाल दी, तब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, तो टीचर कैसे समझेगा कि ये पार्ट बी का पार्ट है कि पार्ट सी का, पार्ट ए का, कुछ समझ नहीं पाएगा। तो पार्ट ए आप डाल के तब लिखिए। ठीक, अब क्या लिखा, डिफाइन डाईयूरेटिक गिव सुटेबल एग्जांपल, जो पूछा उसी को डिफाइन कर देना और सुटेबल एग्जांपल, काम खत्म। ठीक है कि नहीं, पूरा बनाइए ना। ये यदि क्लासिफिकेशन उसन आता तो लिखिए, नहीं तो कोई नहीं, कम से कम आधा पेज में होना चाहिए। तो क्या होता, लिखा ए डाईयूरेटिक इज एनी सब्सटेंस that promote डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस मतलब अधिक पेशाब होना, मतलब ये क्या कर देगा, मान लेते किसी पर्सन को नहीं कहते हैं पेशाब रुक गया है, ठीक, रुक हो गया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में होता है, तो उसे डाईयूरेटिक यदि मेडिसिन दे दिए जाए तो उसका पेशाब का फ्लो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो बार बार पेशाब करेगा, यानी अधिक पेशाब वो करेगा। लिखा नेक्स्ट में क्या लिखा, दीज ड्रग्स प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर लाइक यानी आयन लाइक सोडियम, यानी सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, HCO3 पे निगेटिव मार देना। ठीक है, ये हो गया, यानी फ्रॉम द बॉडी, ये सब क्या करेगी, मान लेते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर इंक्रीज कर देगी, क्या एक्सक्रीशन को तेज कर देगी, पेशाब बार 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 जाओ। ठीक है, ये सब कर देगी यहां से। अब क्या, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो लास्ट में क्या होता है, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर क्या होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास सिक्रीशन होता। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये हो गया डाईयूरेसिस, मतलब ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला लिखेंगे, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द डाईयूरेसिस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज डाईयूरेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन यहां से दे रखा है। ठीक, क्लासिफिकेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन में यदि दिया गया तो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं समझाने के लिए कि यहां से सिक्रीट होता, वाटर इधर चला जाता, लूप ऑफ हेनले से लेके DCT तक जाते हुए कलेक्टिंग डक्ट, वो सब बना सकते हैं फर्स्ट से, यदि फंसाना चाहे तो। फंसाएंगे नहीं, ठीक है, अब बना सकते हो, उसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, ठीक, अब लूप देखो, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, लूप डाईयूरेटिक, और थायाजाइड होता वीक डाईयूरेटिक। लूप में क्या होता है, हाई इफिशियंसी होती है, इसमें मीडियम इफिशियंसी, इसमें क्या होगी, लो इफिशियंसी होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, फुरसामाइड हो जाएगा, और क्या होगा, बोमेटानीड हो जाएगा। इसका एग्जांपल में क्या होगा, बेंजाथियाजाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जीपामाइड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल यहां से दे रखा। और इसमें क्या दे रखा है, वीक डाईयूरेटिक में तुमसे दे रखा मेनिटाल और ग्लोरा यानी ग्लाइसेरोसिस दे रखा, एसिटालामाइड दे रखा। तो ये इसके बारे में था। इसका ये हमने डाईयूरेटिक को समझा दिया, उसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब ये क्या रखा, गिवन सुटेबल एग्जांपल, तो हम सुटेबल एग्जांपल यहां से छाप देते हैं इसके बगल में। ठीक है, यहां से दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ डाईयूरेटिक, पहला इसमें इतना सारा एग्जांपल, मतलब कम से कम आपको 2-3 एग्जांपल छाप देना। ठीक, एसिटा, ठीक है, जोलामीन हो गया, यानी ब्यूमेटानीड हो गया, जीपामाइड हो गया, बेंजोथियाजाइड होगा, फुरसामाइड हो गया, और हमारा टेला यानी मेटालाजोन हो गया। अब बार बार कहेंगे तो आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी क्या पूछा था, हमसे पूछा था का व्हाट इज माउथ वाश क्या होता है। माउथ मतलब मुंह धुलने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे माउथ वाश करते हैं। अब उसको लिखना हमें पड़ेगा, तो चलिए उस पर चलते हैं भाई। आपकी हमसे पूछ दिया व्हाट इज माउथ वाश, जैसे जैसे पूछा है 3 नंबर का भी पूछा, तो कह रखा माउथ वाश क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा माउथ वाश क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू क्लीन या वॉश द ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी इज नोन एज माउथ वाश। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी माउथ को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है या धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, माउथ वाश बोलते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू क्लीन या वॉश द ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी इज नोन एज माउथ वाश। इसे क्या बोला जाता है, माउथ वाश बोला जाता है। माउथ वाश आज क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्लियर एक्वस होना चाहिए, सोल्यूशन हैविंग द प्लीसिएंट टेस्ट, मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट होना चाहिए। मान लेते आपको कोई दे दे कोलगेट, एकदम से गुबराहट स्वाद कराएगा, करबा नहीं करेंगे। अब वो रामदेव का आता दंत क्रांति है, वो ऐसा लगता है यार, अब उसमें तो थोड़ा सा फ्लेवर वगैरह ऐड कर दिए हैं। ठीक है,
क्लोव वगैरह का, ठीक है, ऐड कर दिए तो पहले बहुत खराब आता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब फ्लेवर होना चाहिए, प्लीसिएंट मतलब टेस्ट थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। तो हम माउथ को बढ़िया से वॉश करेंगे। अब बच्चे के लिए यूज कराना, उसे तुम नीम का दतुअन दे दो, कहेंगे ई बाबू का दे दे लाटा पुराना जमाना वाला। कोलगेट दे देंगे तो देखेंगे खा बढ़िया से रगड़ेगा, है कि नहीं, मगर वो भी हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, मगर हम करवाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये हो गया माउथ के बाद। फिर प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तुम्हें क्या लेना, बेंजोइक एसिड लेना है, उसमें क्या कर देना है, बेंजोइक एसिड लेना है। क्या बेंजोइक एसिड लेना, ये भी जानते हो किसमें घुलेगा, एल्कोहल में घुलता है, मगर हम नहीं बताएं, ठीक। बेंजोइक एसिड लेना, उसमें क्या करना है, ग्लिसरीन और ग्लिसरीन ऐड करके उसे बढ़िया से दोनों को मिक्स कर देना, ठीक। उसके बाद उसे क्या कर देना, डिजॉल्व, जो डिजॉल्व, इसे इन दोनों को मिक्स करने के बाद सिनामोन लेना है, ठीक है, और पिपरामिंट लेना है, और क्या लेना है, फिनोलिक एल्कोहल लेना। इन सबको क्या कर देना, इन सब में एल्कोहल में सब एक इसको मतलब फिनॉल हो गया, पिपरामिंट हो गया, सिनम, इन सबको डिजॉल्व करना एल्कोहल के अंदर। ये एल्कोहल के अंदर करने के बाद सबको क्या कर देना, मिक्स कर देना। क्या लिखा, मिक्स टू सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तैयार हो गया। इसे 2 घंटा के लिए रख देना चिल करके, और फिल्टर, पहले फिल्टर कर लेंगे फिर चिल कर देंगे, मतलब एकदम से ठंडा करके आप जिस फॉर्म में करना चाहे, लिक्विड के फॉर्म में। मोस्टली देखा जाए तो माउथ वॉशेज जो वगैरह रहते हैं, ठीक, लिस्टर वगैरह रहते हैं, वो तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में, नहीं तो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड दोनों के फॉर्म में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। गैस के फॉर्म में ज़्यादा नहीं रहते हैं, सॉलिड का लिक्विड दोनों में रहते हैं। ये हो गया प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द क्विक एक्शन, ऐसा कि नहीं मतलब तुम 2 घंटा रगड़ो ऐसे 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 तो वो काम करे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब किए तुरंत क्या होगा, कुल्ला कर लिए, मतलब विद इन 10 सेकेंड रखे तो आपका मुंह तो फ्रेश हो जाना चाहिए, ठीक। ये क्विक एक्शन होना चाहिए। फ्लेवर बहुत बढ़िया, ठीक है, जैसे आता वो अलग अलग फ्लेवर आता है, ठीक। अब फ्लेवर के बारे में आप एकदम से स्पेशलिस्ट है, समझिए, ठीक है। लड़कियां तो फ्लेवर के बारे में समझिए, जैसे ही चॉकलेट खरीदने जाइए, अब आइसक्रीम खरीदने जाओ तो उसमें भी 4-5 कलर का फ्लेवर है। हम गए भाई खरीदने, कहा कौन सा फ्लेवर चाहिए, दिखाया हमको, समझी नहीं क्या क्या ले, कहा यार कोई दो, ठीक है। तो फ्लेवर मस्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे हमें क्या कर सकते हैं, माउथ का जो स्मेल है उसे इसका दबा सके, ये होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉक्सिक जहर बना दे आदमी मर जाए खा के, तो कंपनियां क्लेम हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। यानी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन इरिटेशन होना चाहिए, इरिटेशन मतलब ऐसा कि नहीं मुंह में डाल दे तो मुंह में जलन करने लगे, ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके पूरी कंपनियां का आग लगा दिया जाएगा, ठीक है। नॉन इरिटेस होना चाहिए, ठीक। इतना तुम्हारे पास माउथ वॉश के बारे में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, सर जी इसको बतावा, कह रखा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, इसके बारे में सुनिए। देखिए थोड़ा सा तेजी हो रहा है ना, चलो कोई टेंशन नहीं, मगर आप कर लेंगे भाई, आप तो हैं सही, ठीक है। कह रखा व्हाट आर द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या, पहले उसके बारे में लिख देते तो फिर आगे जो कहेगा वो कर देंगे। लिखा एंटी मतलब क्या होता है, पहले वर्ड के बारे में समझते, नीचे हम वर्ड के बारे में डिफाइन कर दे, इससे सुनिए। देखिए ये वाले को, इतने को पहले समझिए। एंटी को हम यहाँ लिख दिए, नियोप्लास्टिक को तोड़ के यहाँ एजेंट। एंटी मतलब क्या होता है, अपोज या ट्रीट करना, उसके अगेंस्ट वर्क करना, उसे एंटी बोलते हैं। नियोप्लाज्म जिसे ट्यूमर यानी कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसे बोलता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। कुछ समझे, ऐसे वर्ड को जब तोड़ेंगे ना तो ऐसा कमांड हो जाएगा। देखिए आप कोई भी चीज आए, जैसे उसे कम से कम 4 बार वर्ड बोलिए, वो टूट के अपने आप बन जाएगा भरने से, ठीक है। क्या चीज बोल रहा है, वर्ड खुद ही बोलता है, ठीक है। कुछ होता है कि वर्ड थोड़ा सा घुमा के उसका दूसरा नाम दे दिए तो हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो आप वर्ड को यदि 2-4 बार बोलेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। लिखा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर आल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग्स, ऐसी जो ड्रग्स जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। इतना हमने यहां समझा दिया, ठीक। अब क्या लिखा, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर आर कॉल्ड नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, या ड्रग्स भी आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बस खत्म। अब बार बार हम सर जी कैंसर बोलते हैं, तो कैंसर क्या होता है सर जी, इसको बताइए। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर एक तरह की डिजीज होती है। सम ऑफ बॉडी मतलब सम टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल जो ग्रोथ होता है अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल एक सेल हो गया, ये डिवीजन किया 2 सेल बना दिया, ये डिवीजन किया 2 सेल से ये क्या बना दिया, ये आगे बन गया, ये फर्दर डिवीजन होता रहता है। मगर जब कैंसर सेल होता है उसमें कोई भी कंट्रोल होता नहीं हो, एक बार यदि सेल डिवीजन होने लगे तो भर भर होने लगेगा, ठीक।
ये हो गया। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज नोन है ट्यूमर। ट्यूमर का जो पहला स्टेज होता है उसे हम सार्कोमिया बोलते हैं, सार्कोलीमिया बोलते हैं, मगर यहाँ पर हम ट्यूमर बोल सकते हैं। गांठ के रूप में बन जाएगा, उसे आप ट्रीट नहीं किए तो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। ठीक है, तो ये अब कैंसर के बारे में हमने यहाँ पे तोड़ दिया। और पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये 3 नंबर का है। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉजेज ऑफ कैंसर, मतलब कैसे कैंसर होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर यानी क्या रीजन है कि कैंसर हो सकता है। देखिए आप केमिकल जो यूज कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। अब देखिए मोस्टली देखा जाए सब लोग प्लास्टिक, जैसे देखा जाए तो पॉलीइथाइलिन है, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो भी यानी कैंसर काजेज कर सकता है। बहुत सारे नार्कोटिक मेडिसिन लोग यूज करते हैं, उससे भी हो सकता है। और रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशन आती है, उससे भी कैंसर हो सकती है, जैसे यूवी रेज, अदर रेज भी हो सकती है। यूवी रेज हो गई जो हमारी सन से आ रही, जो कौन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा। अब अगर ये डैमेज हो जाए ओजोन लेयर तो हमें वीवी यानी यूवी स्किन कैंसर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें देखो ये कैंसर होने का कारण है। किसी किसी पर्सन का हेरिडिटी होता, मतलब उनके मम्मी पापा बाबा को कैंसर रहेगा तो दूसरे स्टेज में भी, मतलब दूसरे जनरेशन में भी आ सकता है। डाइट मतलब खाने होने में, मान लेते आप तंबाकू कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी गुटखा पान बीमल मार रहे हैं, ठीक है, जुबा केसरी बोल रहे हैं, तो माउथ कैंसर होगा ही बाबू। ठीक है, शुद्ध प्लस खा रहे हैं बढ़िया से, ठीक, तो ये सारी चीजें खाएंगे तो आप, ये सब चीज युवाओं के लिए नहीं बनी है। ठीक है, बनी खराब चीजें हो, कैंसर के लिए बनी है। ठीक है, उस पर देखो इतना बढ़िया एडिंग के लिए इतना बड़ा छाप देता कि कैंसर हो जाएगा, मुंह सड़ा रहता तब भी आदमी खाता भाई। ठीक है, कितने बढ़िया है। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर, बुरा मत मानिए भाई जो खाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी एजुकेशन है, ठीक है, अपनी अपनी समझ है कैसे लोग खाते हो। बस क्या है, आप एल्कोहल भी पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करें, हमसे लेना देना नहीं है। ठीक, अपनी अपनी चाह होती है। ठीक है, और सबकी सबकी अपनी राह होती है। ठीक है, चलिए सर जी शायरी बोल दी है। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर देखा जाए तो बहुत तरह से होते हैं, जैसे स्किन कैंसर यूवी रेज से होती है, ब्लैडर कैंसर ये हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है जो तंबाकू खाने से होता है। आप टाइप ऑफ कैंसर में लिख सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है, देखिए बना उना के लिखेंगे ना, थोड़ा सा उसे रिलेट करके काम खत्म है। देखो हमने हेडिंग डाल दिया, कितना बढ़िया लग रहा है, उसी में लिख एग्जाम्पल ऑफ कैंसर ड्रग्स। ठीक है, कैंसर ड्रग्स की कुछ यहाँ पर है, देखो साइक्लोफॉस्फा यानी फास्पामाइड हो गया, बुसूल यानी बुसूल फैन हो गया, और मार्क यानी मैक्रो, ठीक है, मार्को प्रोटोपूरिन हो गया। ठीक, ये उसका एग्जाम्पल है किसके बारे में, एंटी कैंसर के बारे में। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये हमारे पास खत्म हो गया। पूछा एंटीबायोटिक क्या होती है, गिव सम एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक के बारे में आपको समझा देना, कोई 2-4 एग्जाम्पल लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये तुमसे लिखा डिफाइन एंटीबायोटिक गिव सब एग्जाम्पल। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना, कोई 2-4 एग्जाम्पल बता देना। ठीक है, जैसे पूछा उसी तरह से कर देंगे। तो एंटीबायोटिक का नाम सुनेंगे, जैसे आपको टाइफाइड होता है, ठीक, कोई बीमारी होती है जल्दी ठीक नहीं होती तो कहते हैं सर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता बहुत बढ़िया रहता, जल्दी ठीक हो जाती है कि नहीं। ठीक, जैसे टाइफाइड हो गया तो आप पैरासीटामॉल और बहुत सारी मल्टीविटामिन कैल्शियम बहुत सारे चीज ले सकते हैं, लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं। अब बताओ एक एंटीबायोटिक लेते हैं जो किसे मार रहा है, सोलमनेला टाइफी को मार रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। अब तो समझ गए कि नहीं, अरे बॉडी मतलब कोई शरीर है, उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे। ठीक, लिखा क्या होगा, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। लिखा एंटीबायोटिक टर्म डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोज मतलब लाइफ, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसी को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक, टर्म समझिए। अब इसी की डिफिनेशन लिख दिए, काम खत्म, लिख जाएगा। दो सब्सटेंस विच आर यूज टू इनहिबिट, वो क्या कर सकता है, इनहिबिट मतलब उन्हें दबा सकता या किल कर सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। मतलब ऐसी ड्रग्स जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर दे या किल कर दे उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। बस काम खत्म, ये हो गया डिफिनेशन के बारे में। और नीचे क्या लिखा, लिखा दोज एंटीबायोटिक विच आर किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करते हैं उसे हम बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता, कुछ समय के लिए दबा देता है, ठीक है, कुछ समय के लिए ग्रोथ को रोक देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो लिखा क्या, दोज एंटीबायोटिक विच इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ आर टर्म, यानी क्या बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, ये हमसे अब सेशनल हुआ था तो ये टर्म भी पूछा गया था और ये टर्म भी, दोनों टर्म भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में।
फिर तुमसे क्या दे रखा, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखा जाए तो बहुत तरह के होते हैं, मगर स्टेनिंग के आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होती है। ऐसी बैक्टीरिया जो स्टेनिंग को लेती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब क्या, स्टेनिंग क्या होती है, जब आप लैब में कोई चीज़ करते हैं तो बहुत सारा केमिकल रहता है, पता नहीं आपके स्कूल में होगा कि नहीं, ठीक है। जैसे हम BSc जब करते थे तो सेफरीन था, आयोडीन था, बहुत सारा केमिकल था जो आप क्या करते थे, किसी भी सेक्शन डिसेक्शन जब करते थे उसे स्टेनिंग करनी पड़ती, उसका जो कलर सब तो आइडेंटिफाई आराम से हो जाता था, ठीक। जब मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेनिंग को लेते हैं, टेक स्टेन टेस्ट, उसे हम क्या बोला जाता है, ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक। ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेनिंग को नहीं लेते उन्हें क्या बोला जाता है, ग्राम निगेटिव बोला जाता है। बस काम खत्म, ठीक। अब क्या पूछा हमें, एंटीबायोटिक के बारे में पूछा था। देखिए एंटीबायोटिक के बारे में हमने बता दिया इतना सारा, अब इसका एग्जांपल बता देंगे, बस खत्म। जैसे पूछा वैसे बताइए, ठीक है। लिखा एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का एग्जांपल बताना, पेनिसिलिन, एमॉक्सासिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सिफरीक्जीन, बहुत सारा लिख सकते हैं, मगर जो सिलेबस में रहेगा उससे थोड़ा सा लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में द पेनिसिलिन की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी, पहले बार किसने की थी। यदि यहाँ जो बंदा दे दिया तो 1 नंबर उसका पीछे अभी MCQ में बन जाएगा या फिल इन दी ब्लैंक में बन जाएगा, तो रोकिए तुरंत लिखिए, ठीक है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने किया था पहली बार, ठीक। बस ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी का पूछा था 5 नंबर, क्या पूछा, 5 नंबर हमसे पूछा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता, क्या पूछा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट आर द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है इसके बारे में बताना। तो देखिए वर्ड को तोड़िए, हाइपो कहीं भी वर्ड रहे तो समझिए क्या हो गया, लेस अमाउंट में है, क्या हो गया, लेस है, ठीक, उसे कम करना, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक मतलब क्या होता है, शुगर यानी ग्लूकोज हम मान लेते हैं, ठीक। क्या क्या, ग्लूकोज एजेंट मतलब ड्रग्स जो यूज किया जाता है, ऐसा ड्रग्स जो हमारे क्या कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लेस कर देता है, लेवल को डिक्रीज कर देता, कम कर देता, उसी को हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, ठीक। तो लिखा क्या होगा, दो सब्सटेंस दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, मतलब क्या कर रखा है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देना जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, ये ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। और इसमें यदि हाइपर पूछे तो यहाँ पर इंक्रीज लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। नेक्स्ट में पॉइंट में क्या, आल्सो दो सब्सटेंस विच आर यू ट्रीट द डायबिटीज। अब डायबिटीज सुने होंगे, शुगर का नाम सुनेंगे, गांव में नहीं कहने शुगर हो गया इन्हें, ठीक है, तो चीनी उनी नहीं खाते हैं, चाय वो नहीं पीते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हम देखें आदमी यार, ठीक है, उन्हें शुगर हुआ रहता तो वो कहेंगे बिना चीनी का चाय बना दो, ऐसा कौन सा चाय होता, हमको तो समझ ही नहीं आता। एक दिन हम पिए, कहें यार चाय पीने से क्या फायदा, मतलब उसमें चीनी नहीं तब भी चाय पी रहे भाई, ठीक है। तो उनके लिए आता है शुगर फ्री एक तरह का वो छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद गोली होती है, वो चाय में पिए तो वो डाल के पिए तो सही है। अब बताओ चाय पत्ती पानी घोल के उसे पिएंगे यार, ऐसे ऐसे इंसान है, ठीक है। चलो अपनी अपनी बोल दिए, अपनी अपनी रुचि है, कहा सकते हैं, ठीक। मतलब डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स की यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और ये टाइप 2। टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, यानी क्या होते हैं, जेवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। ये देखा जाए तो जो हमारा इंसुलिन जो होता है, पैंक्रियाज जब इंसुलिन निकालेगा या नहीं निकालेगा, निकालेगा तो लिटिल अमाउंट में निकालेगा या नहीं निकालेगा तो उसे हमें डायबिटीज फर्स्ट हो जाएगा। डायबिटीज 2 हो जाएगा डायबिटीज मिलाइटस, इसमें क्या हो जाएगा, किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी, ठीक है, बंद नहीं करेगी, लेस अमाउंट में करेगी, तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, इसमें हो जाएगा, तो ये टाइप 2 टाइप फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी याद रखिएगा, इससे भी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक पैंक्रियाज है, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है, देखिए बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का ये बीटा सेल है। बीटा सेल क्या करेगा, बायोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा, प्री प्रो इंसुलिन बनाएगा, जो एक सिंगल चैन का रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल चैन का रहेगा। और क्या इसमें ये होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा और क्या बनाएगा, प्रो इंसुलिन बना देगा। तो ये पूरा इंसुलिन का सीक्रेशन के बारे में दे रखा, ठीक। अब इससे डिटेल में देखना है तो आप भी वहां पर जाना पड़ेगा भाई, ठीक। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक। एग्जांपल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यहाँ मेटफॉर्मिन हो गया, गिल्मीप्राइड हो गया, गिल्मीटीन हो गया, ये तुम्हारा 3-4 ऐसे 5-10 एग्जांपल। आपके घर में यदि कोई शुगर की मेडिसिन खाता हो तो उसे एक बार टैबलेट देखिएगा, वो जाकर छाप दीजिएगा, काम खत्म, ठीक। तो वो हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के अंतर्गत आता है। तो ये टोटल क्वेश्चन था 5 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, ठीक, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमने ले लिया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई। ठीक, अब आ गए हैं, अब इधर से अब पार्ट सी में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ जाते हैं। ठीक, तो हमसे कह रखा डिफाइन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहले समझिए साइक्लिक इस वर्ड को तोड़िए। हेट्रो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक मतलब क्या होता है, जो कोई साइक्लिक रिंग बनती तो उसके अंदर अलग तरह के। अब साइक्लिक रिंग कैसे बनती, ये हो गया, 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 ऐसे भी बन सकती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बन सकती है, या ऐसे होके ऐसे बन सकती है। तो ये साइक्लिक रिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये कार्बन पे कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इस कार्बन की जगह कोई एक ऐसा कंपाउंड आ जाए, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम O आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। बस लिखेंगे क्या, ऐसा कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड कार्बन के अलावा जो कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है उसी को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ये अपनी भाषा में। अब डिफिनेशन क्या लिखा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग, देखो रिंग कंटेन कर रहा है, या साइक्लिक स्ट्रक्चर इन विच इट कंटेन एट लीस्ट 2 डिफरेंट एटम। कितना, एक भी हो सकता है और एक तो कार्बन रहबा करेगा, एक तुम्हारा अलग एटम हो सकता है, उसमें एटम में नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी, यानी बहुत सारी चीजें कुछ भी आ सकती है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अलग है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, हेट्रो बोला गया। ठीक, लिखा एटम प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग अदर देन कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये सब तुम्हारे पास यानी हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आ जाएंगे, इसीलिए क्या बोला जाता है, हेट्रो एटम बोला जाता है। यदि ऑप्शन में पूछे हेट्रो एटम 2021-22 वाले क्वेश्चन में पूछा था हेट्रो एटम क्या थे, अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया था, तो उस पर मार देंगे, चुटकी में काम बन जाएगा। लिखा मोस्ट कॉमन हेट्रो, ठीक है, मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम यूज टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। मोस्टली तुम्हारे पास यही यूज होता है, इसी से तुम्हारा सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। MBBS कोर्स करेंगे तो उसमें बहुत सारा रहता है। ठीक, तो वहां पर आप जाकर पढ़ना, कोई टेंशन नहीं। ठीक, यदि नीट की कोई तैयारी कर रहा है तो उस पर तो MBBS तो चल ही जाएगा। ठीक, इसमें क्या हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड, ये 2 वर्ड से होता। हेट्रो मतलब डिफरेंट और साइक्लिक मतलब रिंग, मतलब कोई कार्बन एटम के ऊपर अलग, यहां से मान लेते कोई एक, यहां से एग्जांपल दे देते हैं, यहां से मान लेते कोई एक ऐसे आके यहां पर आ जाता है। ठीक, तो ये सब तुम्हारे हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक यहां पर पूछा हुआ। ठीक है, अब ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड होता है और एक एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होता है। देखो इसमें क्या दे रखा, ए साइक्लिक में क्या दे रखा, एक एग्जांपल, आप यहां पर हेडिंग भी डाल के लिख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला दे सकते हैं ओजीरेन दे सकते हैं, ठीक है, ओजीरेन दे सकते हैं, और क्या सीख सकते हैं, डायजोन दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, फ्यूरॉन भी लिख सकते हैं। जो पूछा, देखो क्या पूछा था, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक, हमने डिफाइन कर दिया, क्लासिफिकेशन लास्ट में एग्जांपल, यही सब एग्जांपल, ये भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये साइक्लिक में ये 2 एग्जांपल, इसमें एरोमेटिक में ये 2 एग्जांपल। ये तुम्हारे पास क्या होगा, फ्यूरान, ऐसे ऐसे बना के ये स्ट्रक्चर बना देना। थियोफान का ये तुम्हारा एग्जांपल, ये सल्फर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर तुम्हारे पास कार्बन जुड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन जुड़ा ही जुड़ा है। ये था इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का रखा एंटी हाइपर टेंसिव एजेंट क्या होता है, हाइपर टेंसिव एजेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं नीचे। ठीक है, लिखा के आप ध्यान से सुनिए, आप थोड़ा सा देखते चलिए। ठीक है, कह रखा एक कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज करती बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंसिव। कहने का मतलब ये हमारी ब्लड वेसल है, जब इसमें ब्लड हमारा चलता है तो हमारी वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल देखा जाए तो 120 mm, तुम्हारे 120, 80, कहीं कहीं 90 रहता है, mmHg होता है। अब इन प्रेशर से यदि जो ब्लड का वॉल पे जो प्रेशर है वो यदि ज्यादा हो जाता तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या कर दिए, ठीक, ये बेइज्जती कर दिए सर जी, आप ई लिख दिए। चलो, अरे उतना छोटी छोटी शहरों में, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो इसी को बताना है आपको। ठीक है, अब तो ये समझ गए होंगे, इससे थोड़ा सा भी यदि इंक्रीज कर जाएगा तो समझो हाइपरटेंसिव है। अब हाइपरटेंसिव को
कम करने के लिए जो ड्रग्स का यूज किया था उसी को एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं। अब लिखा क्या, ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर सिस्टमेटिक आरटी पे इंक्रीज कर जाती है, उसे हम नॉर्मल प्रेशर से, तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। यदि हाइपरटेंशन देखा जाए तो यदि नॉर्मल हाइपर हो गया, ये नॉर्मल है मतलब 2 है, यदि हाइपरटेंशन देखा जाए तो 180 से 140 कभी कभी 1.5 हो जाता है, वो तो मरने की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, 90 mmHg जो होता है नॉर्मल देखा जाए तो 120, अब ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक होता है, याद रखना। ठीक, वो ये चेपी में बढ़िया से पढ़ेंगे। अब डिफिनेशन लिख देते, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ऐसे ड्रग्स जो हमारे हाइपर ब्लड प्रेशर को कम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ से डायग्राम यानी हमारे पास एग्जांपल दे रखा, क्या दे रखा, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड दे रखा, फ्यूरोसामाइड दे रखा है, और ये वाला तुम्हारे पास ये दोनों स्टार कंपाउंड है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, स्टार कंपाउंड आप समझते हैं। क्या हो गया, कैप्टोलिल हो गया, और क्या होगा, प्रोपो, ठीक है, प्रोपरानालोल हो गया। ये तुम्हारा एग्जाम्पल इसके बारे में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और तुमसे क्या पूछा है, 8वां नंबर क्या हमसे पूछा, क्या रखा है, अब यहां से देखो, नेम 3 ड्रग्स विच आर द एंटी ट्यूबुलर। मतलब क्या हो गया, ऐसी दवा जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज करते हैं उसे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। हमें केवल 3 ड्रग्स का नाम बताना 8वां क्वेश्चन में। चलिए हम 8वें तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह दे रखा, नेम 3 ड्रग्स विच आर द एंटी ट्यूबरकुलर। अब एंटी ट्यूबर मतलब समझते हो, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, गांव में टीबी आ गया, टका दे खांसा टाटा। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट जो यूज की जाती है उसी को हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें 3 ड्रग्स आपके सामने दे रखा, ये INH, आपका फुल नेम याद नहीं रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, हमने छोटा छोटा इसीलिए लिख दिया। ठीक है, INH होता है जिसे हम क्या, आइसो निकोटा यानी निकोटाइलिन होता है, और हाइड्राजीन होता है। जो यहाँ पास ये H है, H से ये हो जाएगा, और N से तुम्हारे पास ये हो जाएगा, I से यहाँ उठा कर रख देना। ठीक, ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में तब भी चला जाएगा, और प्रीटोमैड हो जाएगा, इथामाब्यूटॉल हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा एग्जाम्पल 3 ड्रग्स का है। ठीक, जैसे पूछे वैसे बताइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, ये हो गया, 8वां नंबर भी कंप्लीट। अब 9वां नंबर आपके क्या होगा, यदि इसका हम तो बनाए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बुक में ढूंढा तो ये मिल नहीं रहा था। यदि आपको मिल रहा तो हमारे व्हाट्सएप पे इसे जरूर सेंड कर दिएगा, मतलब किसी की हेल्प हो सकती है। ठीक, इसे क्या रखा है, मार्कोलिड्स गिव ऑन एग्जांपल। मार्कोलिड्स के बारे में बताना पड़ेगा। हम 10वां नंबर आपको बताते हैं, क्या होता है, वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज टू लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। मतलब अब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन यदि पढ़े होंगे तो उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड क्यों यूज किया जाता है उसी आपको बताना पड़ेगा। ठीक, एक वर्ड जरूर लिखिएगा थियो, यानी यहां पर अब देखो, यहां पर पूछा वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज टू लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर से दे रखा, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन रिलेटिव टू रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विद द मार्केप्टो एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। मतलब मार्केप्टो एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है तुम्हारे पास, थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके क्वेश्चन में पूछा। अब ये क्यों यूज किया जाता, अब ये क्यों यूज किया जाता, सोल्यूशन विद द यानी अमोनियम सिट्रेट बफर की तरह, मतलब बफर विलियन। अब मेन चीजें आपके पास ये है। ठीक है, ये यूज किया जाता है ऑक्सीडाइज की तरह। अब ये करता क्या, अब देखिए ऑक्सीडाइज, यदि तुम कलर उसका देखोगे तो कलर आइडेंटिफाई करने के लिए भी थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक, दिस पर्पल कलर इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटेन नोन अमाउंट ऑफ आयरन। मतलब जो तुम्हें दिया गया है टेस्ट करने के लिए, लिमिट टेस्ट करने के लिए, उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करेंगे तो वो पर्पल कलर आएगा। इसीलिए कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करते हैं। थायोग्लाइकोलिक हेल्प करता है किसमें, ऑक्सीडाइज आयरन जो सेकेंड आयरन थर्ड में चेंज करने के लिए। ठीक, इसका भी प्रयोग करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड का। ठीक है, ये यहाँ से फिर रिएक्शन में आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ये तुम्हारे पास क्या होगा, Fe3 और Fe2 है। ये थायोग्लाइकोलिक एसिड का तुम्हारे पास फार्मूला है, ग्लाइकोलिक एसिड है तुम्हारे पास। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो इससे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से इसे यदि तोड़ा जाए, HO तुम निकालोगे तो एक यहां पर जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा, मतलब ये सल्फर तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, या Fe2 हो जाएगा। देखो यानी मतलब लिख देना, थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज किया जाता है रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीडाइज की तरह। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज की तरह। ये देखो क्या कर दिया, इसे टूट के यहां ला दिया और हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव ही कराना
काम बन जाना तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब ये हो गया, इसमें भी थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज किया गया जो सामने आपके है। ठीक, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, कह रखा है नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स, मतलब कि 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स को आपको क्या कर देना है, एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, नाम, ड्रग्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं इसके बारे में। देखो लिख रखा है यहाँ पर, भाई थोड़ा सा ऊपर हो जा, नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स। हम पहला लिख दे रखे हैं, हो गया पहला एग्जाम्पल, याद रखिएगा। देखो अब 3 नंबर ऐसे बन गया, मतलब ऐसे 3 वर्ड लिखे 3 नंबर बन गया, ये सब पॉइंट है तुम्हारा। अब ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पूछा, 3 नाम लिख दिए, बनने से बन गया, उसी तरह से नंबर बनता है। ठीक है, इसी पे टारगेट किया जाता है कि ये सही कर रहे हैं। अब वो सब यदि लॉन्ग आएगा थोड़ा बना बना के लिख दो, काम खत्म। ठीक, इसमें क्या हो गया, सल्फा एसिटामाइड हो गया, डेप्सन हो गया, और क्या हो गया, कोट्रिमाज़ेक्सोल हो गया, जोल हो गया। ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल 3 ड्रग्स का। और हमसे क्या पूछा है, ठीक है, और क्या पूछा है, अब यहाँ से आते हैं, अब मेन मुद्दे पर आते हैं आपके जो दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, आप तैयार हो जाइए आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, पार्ट सी में, पार्ट सी नंबर 20 का रहेगा। अब इसमें हम बताएंगे, आपको याद रखना। ठीक है, पहला क्या रहेगा, विच आर द फॉलोइंग गैस का लाफिंग गैस, इसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस की तरह, थोड़ा सा हम बड़ा कर दे, सही है। ठीक, अब तो आ ही जाएगा, हाँ तो दिख रहा है चकाचक। ठीक है, एमसीक्यू बताना है, कह रखा विच आर द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। ऑक्सीजन तो लाफिंग गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लाफिंग गैस नहीं, नाइट्रोजन भी लाफिंग गैस नहीं है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड तुम्हारे पास क्या हो गया, ये आपका लाफिंग गैस है। ठीक है, ये क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है, कर रखा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द एंटासिड। अब एंटासिड आपको पहले ही बता दिए, इसमें कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो एंटासिड की तरह बिहेव करती है। पहला तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें पहला ही तुम्हारे पास पहला ये दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दे रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड और फेरस ऑक्साइड। ये तो तुम्हें एनीमिया के लिए यूज किया जाता है, ये तो यूज नहीं किया डेंटल में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा, एज आ रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हेट्रोसाइक्लिक यदि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और हार्टर्स एक तुम्हारे वैज्ञानिक उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया था। तो जब आप किसी भी साइकिल में यस पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, यस होता है। एजा में देखा जाए तो तुम्हारे पास यन बनता है, क्या बनता है, यन बनता है। अब जैसे रिंग बनाएंगे ना तो उसमें यन आता है, सॉरी ये क्या लिख दिए, सल्फर लिख दिए, सल्फर तुम्हारा रंग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी रंग हो जाएगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, और क्या पूछा, चौथा विच आर द फॉलोइंग एंटी डायबिटीज ड्रग, मतलब आपको बताना है एंटी डायबिटीज ड्रग्स क्या होती है। अब आप उसमें यदि देखोगे किसमें बोला गया था, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में, उसी को एंटी डायबिटीज देखो नाम चेंज कर दिया। ठीक, तो इरिथ्रोमाइसिन एक तरह का एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, मतलब क्या बताएं, अभी इरिथ्रोमाइसिन वहाँ देखे हैं ना एंटीबायोटिक में, ये नहीं मान सकते। एसाइक्लोविर डायूरेटिक है, रेमाफिन ये नहीं यूज कर सकते। तो मेटफॉर्मिन तुम्हारे पास क्या हो गया, ये चौथा ऑप्शन, यानी चौथे का सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मेटफॉर्मिन वहाँ पर यूज करते हैं ये किसी भी डायबिटीज शुगर को पेशेंट के लिए। ये सब तो कर ही देंगे, जो लड़के थोड़ा सा हॉस्पिटल पे रहते हैं या मेडिकल पे तो भन्न से कर देंगे। क्या रेखा, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट यूज ट्रीटमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपरटेंशन में तो यूज नहीं किया जाता, टाइफाइड में तो यूज नहीं किया जाता, लेप्रेसी में या मलेरिया में तुम्हारे पास क्या होता है, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हाँ एक कोग्नोसी में बताइए क्यूनिन किस ड्रग्स में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए भन्न से। क्या रखा, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज की जाती है। देखिए पहले दे रखा है मेथोट्रैक्सेट हो गया, ये फ्लुकनाजोल ये तो नहीं यूज किया जाता। ठीक है, ये फ्लुकनाजोल किस में यूज किया जाता है, जो वो फंगल ग्रोथ होता है उसमें। गिल्मीप्राइड ये तुम्हारा डायबिटीज के लिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, छठे का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नीफाडिपिन हो गया, इसमें यूज किया जाता है हाइपरटेंसिव पर्सन के लिए। और क्या तुमसे पूछा है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एनेस्थेटिक, मतलब इसमें कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो एनेस्थेटिक की तरह यूज की जाती है। नॉरफ्लॉक्स ये नहीं यूज की जाती है। और क्या पूछा है, एथमाब्यूटा ये भी नहीं यूज की जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये नहीं यूज किया जाते। सोडियम पेंटाथियो यानी सॉरी थियोपेंटेन, ठीक है, थियोपेंटाल सोडियम एक तरह का एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है। ठीक, एनेस्थेटिक का एक क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो काम बन जाए। आप चैप्टर की स्टार्टिंग में केवल देखे होंगे तभी ये सारा क्वेश्चन कर देंगे। अब 8वां नंबर तुमसे फिल इन द ब्लैंक में पूछा, कह रखा गर्जस्ट ऑपरेटर ये यूज टू, स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, गर्जस्ट ऑपरेटर यूज किया जाता है लिमिटेड फॉर किसके लिए, आर्सेनिक के लिए। क्या हो गया, आर्सेनिक के लिए। यदि आपको पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में रोक के जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आप
क्वेश्चन देते हैं, अब देखिए कितने लोग ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कह रखा पेनिसिलिन वहाँ डिस्कवर्ड बाय, अब ये बताइए पेनिसिलिन की सबसे पहली डिस्कवर किसने किया था, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखाइए। 90 का ऐसे ब्रैकेट के अंदर देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक, अब चलिए आपका इम्तिहान स्टार्ट होता, सब हम नहीं बता सकते भाई। ठीक, जो जो थोड़ा जनरल चीज़ है तो उसे आप लिख दीजिए कम से कम तो सही है। अब पूछा फुल नेम ऑफ आईपीएस, बताओ इसे 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, तो इसे भी आप क्या करिएगा 10 नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 9th नंबर हेडिंग डालिएगा ऐसे लिखिएगा, 10 नंबर हेडिंग डालिएगा ऐसे। आप यदि लिख देंगे ना भाई तो स्पेलिंग याद हो जाएगा। आईपीएससी के कितने लोगों को पता मगर स्पेलिंग नहीं याद रहेगा, तो स्पेलिंग याद रखिए। इसमें हम जब पेनिसिलिन का डिस्कवरी हमारे पास जब वो हुआ था सेशनल एग्जाम हुआ तो हम स्पेलिंग गलत लिख दिए तो हमारा नंबर काट लिया गया था। स्पेलिंग आप कहीं से ढूंढिए, उससे लेना देना नहीं, तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए। ठीक है, अब क्या पूछा कोट्रिमाजोल इज अ कॉम्बिनेशन, कोट्रिमाजोल देखा जाए तो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें क्या होगा 2-3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। पहले देखा जाए तो क्या होता है ट्राई में, ठीक है, थोप्रीन होता है। ठीक है, ये हो गया, एंड करके यहाँ पर क्या लिख देंगे तुम्हारे पास क्या होता है सल्फा, ठीक है, सल्फा मेथाजोल जोल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा एक बार। ठीक, ट्राई मेथो ये पे मीम यम है। ठीक है, यम है। ठीक, अब ये जानते हो जब तुम देखोगे ये लगभग 160 mg उसमें रहता है और ये पता नहीं। ठीक है, आप देख लेना एक बार। ठीक, इसमें क्या पूछा है नियो, ठीक है, नियोस्टिग्मिन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, आप ये देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े कि नहीं, उसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स में ये बताएगा किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता। तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए है तो किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता। 12 नंबर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछा मेगाल्ट्रेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब मेगाल्ट्रेट का किसका कॉम्बिनेशन होता है, अब जब एंटासिड पढ़े होंगे तो उसमें बताएगा। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम मैग्नीशियम, क्या भर देंगे मैग्नीशियम, एंड कर देंगे, एंड में क्या लिख देंगे हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख देंगे ठीक है मीनियम, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या लिख देंगे हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास जब वो पढ़ेंगे मेगाल्ट्रेट अब मार्केट में आता है तो वहाँ पर उठा के देखेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन होता है, ये एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। ये हो गया 13 नंबर। अब यहाँ से 1 वर्ड में आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ड में सबसे पहले तुमसे फुल नेम ने पूछा EDTA, हाँ भाई बड़ी गजब बेइज्जती है, देखियो कितना सटीक पूछा। EDTA का फार्मूला स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इथाइलिन, क्या हो जाएगी इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, डी से क्या हो जाएगा डाइएमीन, ठीक है, डाइएमीन, और टी से क्या हो जाएगा टेट्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा टेट्रा, ए से क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। इथाइलिन, ई हो गया डाइएमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड हो जाए। ईडीटी का ये तुम्हारा फुल नेम दिख नहीं रहा सर, हाँ दिख रहा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया आपके लिए। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो आपके सामने ये दे रखा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गिव एन एग्जांपल ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए किस मेडिसिन के यूज करती है, ये भी कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, ठीक, हम भी थोड़ा सा स्ट्रगल किए भाई, इसीलिए बोले थे देखो 1 घंटा 15 मिनट हो गया। ठीक है, इसीलिए बोले थे भाई थोड़ा सा पानी उनी लेके बैठिए। ठीक है, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म हो सकता है। ठीक, इसमें क्या क्वेश्चन यानी इंडिकेटर विच ऑफ द कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन, आप कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन यदि पढ़े होंगे तो इसमें भी बताइए किस यानी इंडिकेटर का यूज होता। ठीक, आपके एसिडिक बेस्ड टाइट्रेशन किए हैं कि नहीं, उसमें कौन सा होता वो भी चलो लिख के दिखाओ। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कौन यूज होता है उसमें बताओ। आप 9th में ये पढ़े होंगे। ठीक, एसिड 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, एक आता है चैप्टर एसिड बेस्ड साल्ट, ये चैप्टर आता है उसमें इंडिकेटर दिया रहता है, कई नेचुरल होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, ये भी आप लिख के दिखाइए। मतलब ये क्वेश्चन ये होगा। हिमेटेनिक्स क्या होता है, हिमेटेनिक लिखेंगे 2 सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी सिंड्रोम इज नोन एज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज नोन एज हिमेटेनिक्स। दोबारा सुन लो, हिमेटेनिक्स क्या होता है, ऐसा एजेंट जो हमारे आयरन की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं हिमेटेनिक्स बोलते हैं। सुनिए एक बार हम परिभाषा बोल रहे हैं, 2 सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी ब्रैकेट में एनीमिया लिखिएगा आर कॉल्ड हिमेटेनिक्स बोल देंगे। लिख दिए होंगे। ठीक, इसमें क्या पूछा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, ये भी सेकेंड ईयर का ऐसे एजेंट पूछ दिया जाएगा। ऐसे एजेंट हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं स्लो डाउन करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं। इसे थोड़ा सा देख दीजिएगा। ठीक,
रोल ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब लिमिट टेस्ट का जब क्लोराइड किया जाएगा, ठीक है, लिमिट टेस्ट का जब क्लोराइड किया जाएगा तो उसमें नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है। अब देखिए लिमिट टेस्ट आप नाइट्रिक को करेंगे ना तो ये बताएगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू मेक, ठीक है, टू मेक सोल्यूशन, ठीक है, टू मेक सोल्यूशन एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा एंड प्रेसिपिटेट, नीचे प्रेसिपिटेट कर देगा तो हम जान जाएंगे अच्छा हमारे पास लिमिट टेस्ट क्लोराइड परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है, प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर लिख दिए, दिख उक रहा ना थली यहाँ पर, नहीं तो हम लिखते जाए आपको दिखबा नहीं करे, ठीक है। टू मेक सोल्यूशन एसिडिक मतलब ये क्या करेगा, जो क्लोराइड का टेस्ट यूज किया नाइट्रिक एसिड डाले तो उस पहले सोल्यूशन को क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा और सिल्वर क्लोराइड को क्या करेगा, नीचे प्रेसिपिटेट कर देगा। अब आपका काम परफॉर्म हो चुका है, ठीक। यहाँ पर पूछा यूज ऑफ द नेशनल सिलेंडर, नेशनल सिलेंडर कहाँ यूज करते भाई, इतना सटीक, कितना लिमिट टेस्ट करने के लिए, किसके लिए, लिमिट टेस्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नेशनल सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक। ये था टोटल और टोटल हमारा भाई इतना तक अपना धारावाहिक कर दिया सारा, ठीक है। यदि आप हिंदी देखना चाहते हैं तो हम पलट के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से देख रखा है इंट्रोडक्शन, ये सब अनुवाद दे रखा, ठीक है, ये दे रखा यहाँ से, ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हिंदी में ट्रांसफर यानी लिखिएगा नहीं भाई, ठीक है। यदि इंग्लिश आती टूटी फूटी तो आप जरूर इंग्लिश ट्राई करिए, क्योंकि अब देखिए मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो मान लेते कोई इज़्थ्रोमाइसिन लिख दे, हिंदी में कोई लिख दे तो समझ ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख दे तब भी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा आप इंप्रूव कराइए किसे, ठीक, इंग्लिश का। तो ये था प्यारा 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 सा प्यारा आपका ये टोटल। अब ये टोटल वीडियो हो चुका 1 घंटा 20 मिनट का, हमने भी मेहनत किया, आप भी मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म हो सकता है। जितना चीज़ हम बोले कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखिएगा, ठीक है। यदि नोट चाहिएगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिए कुछ प्राइजेज यानी 20 रुपीज़ है, वहाँ से आप पे करके आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही कहेंगे, अगले भी सब्जेक्ट का आपको क्या कर दिया जाएगा, इसी तरह से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी तो ये यूपी बोर्ड का पेपर दूर है, बहुत सारे स्टेट में इस पे होने वाले पेपर हैं, ठीक है, होने वाले, तो वहाँ पर हम आप क्या कर दिया जाएगा, दोबारा कहोगे एटलीस्ट एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम जब आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे, दोबारा कहोगे दोबारा इसे हम लिख के दिखा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।